हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबको मेरे वीडियोस अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आपकी हेल्प हो रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम कोर्स टाइटल पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट का, 4th यूनिट का। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इन वीडियोस को विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, मैं बताना चाहती हूँ मेरी चैनल पे बीएड के जितने भी कोर्सेज हैं, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के या थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के, उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बटन अगर आप टैप करेंगे तो वहाँ पे सारे कोर्स जो टाइटल है उनके नेम जो है लिखे हुए होंगे, और वो जब आप टैप करेंगे तो ऑडवाइज आपको टॉपिक्स मिलेंगे। इनकेस अगर आपको पता ना हो तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमें बताना है कि ह्यूमंस के हकूक़, इंसानी हकूक़ कैसे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि हमें पता है जो इससे पहले वाला वीडियो है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस वाले कोर्स टाइटल में है, तो उस पर हमने इन डिटेल फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं अच्छे से। ठीक है, तो आपको अगर वो ज़्यादा बड़ा लगा, मतलब मटेरियल कंटेंट ज़्यादा लगा, तो आप उसको हेडिंग करके बस शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल दिस, आर्टिकल 21, आर्टिकल दिस, तो उनका बस लिख सकते हैं कि इनमें क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, वैसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप उधर भी लिखेंगे वो मटेरियल और इसमें भी ऐड करोगे, इसमें कि ह्यूमन राइट्स कैसे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वो फंडामेंटल राइट्स भी लिखोगे। वो वाला वीडियो आप जाके देखना। ठीक है, और फिर आप ये भी लिखोगे। ठीक है, ये वाला जो मैं इसमें पढ़ाऊँगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि कुछ गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, जो मतलब असूल होते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट को या स्टेट को फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग मेकिंग एनी पॉलिसी या कोई भी लॉ। कोई भी कानून बनाता है, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी बनाता है, तो उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? 36 to 51, जो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, अगर आपको ये मतलब थोड़ा ये लग रहा है तो आप मतलब आपको ऑब्वियसली आपको ये अपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, आपको वहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना है, तो आप वैसे ही लिखना है। ये मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्ट करते हैं स्टेट को वाइल मेकिंग पॉलिसीज़। ठीक, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखी हुई है। आर्टिकल 12 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उधर लिखा गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का यहाँ पे मतलब नहीं है कि मतलब जैसे राजस्थान या वगैरह ऐसा कोई स्टेट नहीं, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है इसमें स्टेट में, पार्लियामेंट आता है इसमें, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो असल वाली स्टेट है उसकी गवर्नमेंट आती है इसमें। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़, ये सारा जो है इंक्लूड किया गया है एक ही वर्ड में, दैट इज स्टेट। स्टेट जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये जो स्टेट पॉलिसी है उसका मतलब यही है, ये सारे आते हैं इसमें। तो अगर हम डिफरेंस देखें बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो अगर स्टेट ने कुछ गलत किया तो लोग जो है कोर्ट में जा सकते हैं इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ने स्टेट को मतलब फॉलो नहीं किया तो लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट्स जो है ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए है। डीपीएसपी जो है ये सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो जस्टिसेबल, नॉट जस्टिसेबल। ठीक है, तो ये पब्लिक ओपिनियन स्टेट को प्रेशराइज करती है डीपीएसपी के आर्टिकल फॉलो करने। यहाँ पे लोग जो है गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है कि आपने जो ये पॉलिसी बनाई ये ठीक नहीं है या कुछ करके। ठीक है, अगर स्टेट ने वो डीपीएसपी फॉलो नहीं किए तो अगले साल पब्लिक से उसको वोट नहीं मिलते हैं। अगर ये साल उनको लोगों ने बोला आप ऐसे करो, ऐसे लॉज बनाओ, अगर उन्होंने नहीं बनाए तो अगले साल वो उनको वोट के थ्रू रिमूव करेंगे और किसी और को वो करेंगे, मतलब इलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने और भी लिखा है, स्टेट हियर डज नॉट मीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया बट मीन्स द होल गवर्निंग सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे कुछ असूल भी आते हैं इसमें जो फॉलो करती है गवर्नमेंट।
फर्स्ट इज सोशलिस्ट प्रिंसिपल इसमें आते हैं, जिसमें जो हमने आर्टिकल 36 to 51 देखा, मतलब हमने देखा डीपीएसपी टोटल 36 to 51 आते हैं। तो इसमें ये जो आर्टिकल्स है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, मतलब गांधी जी के जो असूल थे उनको फॉलो करते हैं, मतलब उनके हिसाब से लिखे गए हैं आर्टिकल्स। और ये जो आर्टिकल्स है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बनाए गए हैं ये आर्टिकल्स, ठीक है। ये आप देख लेना। आर्टिकल 38 मानो किस प्रिंसिपल के बेस पे है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। 40 किसके बेस पे है, गांधीयन प्रिंसिपल। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो मतलब दोनों के प्रिंसिपल से मतलब इंस्पायर होकर बनाए गए हैं। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई गई है, जिसे मैंने उधर दिखाया। सेम जैसे फंडामेंटल राइट्स वाले पोर्शन में आर्टिकल जो हमने यहाँ पे देखा अभी, यहाँ पे हमने देखा था आर्टिकल 12 में जो बोला गया है, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन सेम फंडामेंटल राइट्स के केसेस में सेम वैसे ही इधर भी बताई गई है डेफिनेशन स्टेट की। आर्टिकल 37 में क्या है, ये बोल रहा है, यहाँ पे डिफाइन करता है कि डीपीएसपी जो है नॉन जस्टिसेबल है। जैसे मैंने पहले भी बोला, यहाँ पे लोगों को अगर लगा गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है वो पॉलिसीज उनके हिसाब से नहीं बना रही है तो वो कोर्ट तक नहीं जा सकते। ये जो डीपीएसपीज है ये इरिश या आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। हमने पहले भी बोला कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफरेंट एरिया से इंस्पायर होकर उसमें कुछ कुछ बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस जो एरिया के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब इंस्पायर होकर बनाए गए हैं वो मैंने बताया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर डीपीएसपी बनाए गए हैं। आर्टिकल 38 में बताया गया है टू सिक्योर सोशल ऑर्डर्स फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। मीन्स स्टेट को फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल सोशल ऑर्डर्स को सिक्योर करे, मीन्स टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी, ठीक है। सोशल लोगों के लिए कुछ करना, मिनिमाइज इससे क्या होगा, मतलब कम होगा इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी बढ़ेगी। ये आप पढ़ना अच्छे से। आर्टिकल 39 में क्या है कि इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ऑर्डर देता है कि वर्कर्स से के साथ इक्वालिटी रखे, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बताता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, उनको बताता है कि आप सभी वर्कर्स को सेम रखना, इक्वल रखना, ठीक। ये नहीं कि इनइक्वालिटी किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसी को कम, ऐसा नहीं करना है। आर्टिकल 39 अगर 39A अगर आप लिखना चाहते हैं, उधर बड़ा लगा मतलब मार्क्स लगे एक्स्ट्रा तो लिखना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। ये आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अगर कोई गरीब है तो उसको अरेस्ट किया गया तो उसके लिए फ्री लॉयर दिया जाएगा, ठीक है। उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा गरीब को, ठीक है, पुअर पीपल को। आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज पंचायत। आर्टिकल 40 में बताया गया है स्टेट को पंचायत जो है वो विलेज में ऑर्गेनाइज कराने हैं। 41 में है राइट टू वर्क एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस। पढ़ने का हक है उनको, काम करने का हक है किनको, अगर कोई सिक है और डिसेबल है, मतलब उसको पोलियो है या ऐसा कुछ, डेफ है, डम है, तो उनको भी पढ़ने का हक है। आर्टिकल 41 में ये लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 42 प्रोविजन ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है वो काम कर रही है तो उसको क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, ठीक है, उन दिनों। आर्टिकल 43 में डिसेंट वेजेस, मतलब अच्छी खासी वेजेस देने की बात की गई है वर्कर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारे लोगों के हित में बात कर रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट किसको कर रहा है, गाइडलाइंस किसको दे रहा है, गवर्नमेंट को, स्टेट को यहाँ पे, ठीक है। 43A ये जो सब मतलब ए वाले हैं, मतलब 43A है, अगर आप स्किप भी करोगे तो कोई बात नहीं, मतलब अगर छोटा क्वेश्चन हुआ तो आप बस हेडिंग लिखना वहाँ पे, ठीक है। पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन मैनेजमेंट। वर्कर्स को राइट है टू पार्टिसिपेट इन एनी मैनेजमेंट, उनको हक है किसी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना। 43B शिल प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनको प्रमोट करना है। 44 मतलब कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए, यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड। 45 कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट टू गिव फ्री एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वहाँ पे आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया है कि फ्री एजुकेशन जो है 14 ईयर्स तक जो है वो देनी है। ये चूँकि ये बीएड का कोर्स है तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि डीपीएसपी में डायरेक्टिव जो डीपीएसपी जो है उसमें आर्टिकल 45 किसके साथ डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन एसटीज एंड
SCs, ठीक है, सोशल ट्राइब्स एंड सोशल कास्ट में ये एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करता है। तो ये काम किसको करना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें आर्टिकल 47 रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। यहाँ पे क्या करना है? न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़ाना है ताकि उससे पब्लिक लोगों की जो हेल्थ है वो ठीक रहे। इसमें मेजरली वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस आते हैं। आर्टिकल 48 ये इम्पॉर्टेंट है, प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर एनिमल्स। इस आर्टिकल में प्रोहिबिट किया गया है, मतलब जो उनको करते हैं, मारते हैं वगैरह फॉर द कंजप्शन काउज और एनिमल्स का, उनके स्लॉटर को मना किया गया है। तो ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज, इनको भी ऑर्गेनाइज करना है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज को। आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आफ्टर अमेंडमेंट आया था, जब चेंज हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले नहीं था, ठीक है। तो इसमें एनवायरनमेंट को सेफ रखने की, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को सेफ रखने की, उनको लोगों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने की बात की गई है। आर्टिकल 49 कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट टू प्रोटेक्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्टेट को डायरेक्ट करता है, मतलब उनको गाइडलाइंस देता है कि आपको जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है या जो यहाँ पे नेशन के लिए इम्पोर्टेंस कोई चीज़ रखती है तो उनको प्रोटेक्ट करना है स्टेट को, ठीक है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 डील्स विद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आर्टिकल 51 बताता है कि हमें कैसे इंटरनेशनली, हमें कैसे दूसरे नेशंस या दूसरी कंट्री से पीस अमन बरकरार रखना है और ख़ुद को सिक्योर भी रखना है, सिक्योरिटी भी रखनी है। तो ये हमने देखिए 51 तक हमारे आर्टिकल थे। DPS पीस के बारे में हमने बात की। 36 to 51 तक सारे हमने आर्टिकल्स पढ़े। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपकी हेल्प हुई, मैंने बहुत ही आसान रखने की कोशिश की इस वीडियो को, क्योंकि जहाँ पे नंबर्स आते हैं वहाँ पे थोड़ा ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है याद रखने में, लेकिन मैंने ये बहुत ही आसान रखा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को रेकमेंड किया करें दूसरों तक, और फॉर अ सेकेंड मेरे लिए दुआ किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।